बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार खुशामदीद कहती हूँ और मुख्तलिफ डेवलपमेंट हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। और ज़ाहिर इलेक्शन के बाद जब हुकूमत बनी है बहुत सी तब्दीलियों की एक्सपेक्टेशन है आवाम को कि जो पिछले चीज़ें जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, पिछला सिस्टम, पिछला निज़ाम जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, अब ज़ाहिर है हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने, पार्टियों ने सबक सीखे होंगे, अब वो चीज़ दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ, बल्कि कल क्या हुआ कि सिंध में 1989 का बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया। वाज़ेह है कि आईनी ज़रूरत भी है और सिंध हाई कोर्ट कई बार इस हवाले से कह चुकी है हुकूमत को, जो पिछली हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की 5 साल, कि सिंध में फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं ताकि जो जितने भी तरक्याती काम होने वो हो सकें, आवाम की जो मसाइल हैं उनकी दाद रसी हो सके। क्योंकि ये जो हमारे इंतखाबात के ज़रिए जो MPAs और MNAs मुंतखब होकर आते हैं, इनका काम कानून साजी करना है, इनका काम सड़कें बनाना, पुल तामीर करना, ये वाले काम नहीं। ये वाले काम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो अवामी नुमाइंदे जिन्हें चुनते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसके जरिए आते हैं। लेकिन हम पिछले 5 सालों से ये आंख मचोली देख रहे हैं, कभी 1989 का निज़ाम आता है, कभी 2002 का आता है, फिर 2012 का, फिर बहुत सारी मीटिंग्स हमने होते हुए देखी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन किसी चीज़ का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ने आम इंतखाबात जो अभी हुए हैं इससे चंद माह कबल पीपल्स पार्टी की मरकज उसमें जो हुकूमत थी और सिंध में जो हुकूमत थी उस पर इसी बुनियाद पर अलहदगी इख्तियार की थी कि हुकूमत सिंध ने लियारी गैंग वॉर के मुलजिमान के सरों की कीमत वापस लेने के साथ साथ 1989 का बल्दियाती निज़ाम बहाल करने का फैसला किया था। ये बुनियाद बनी थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से और मरकज से अलग होने में। तो अब जो ये फैसला किया पीपल्स पार्टी ने, हम क्या समझे, बार बार ऑफर वो दे रहे थे मुत्तहदा को सिंध हुकूमत में शामिल होने की, लेकिन अब जो ये काम, जो ये फैसला किया, इससे क्या समझें कि अब तमाम तर वो एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को हुकूमत में शमूलियत नहीं दी जाएगी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो इसको मुस्तरद पहले भी कर चुकी है, अब देखना है थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो क्या कहती है, क्योंकि वो कहती है कि ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, इससे अवाम का भला नहीं होगा। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी तो हम ये ज़रूर जानेंगे कि मुत्तहदा का मौक़िफ़ क्या है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को भी थोड़ा सा टच करना चाहेंगे हम प्रोग्राम में। काफ़ी तनकीद की है अवामी नेशनल पार्टी ने PTI की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वहाँ पर, और अफरा सियाब खट्टर साहब का कहना यह है कि कुछ वहाँ पर ऐसा डिलीवर नहीं करे और जो हमारे दौर में जो वहाँ पर हड़तालें करते थे, हमारे दौर में जो वहाँ पर धरने देते थे, अब वो वहाँ पर अमन लाकर दिखाएं, दहशतगर्दी को रोक कर दिखाएं। उन्होंने कहा सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। साथ में कहते हैं कि पेशावर शहर में अब एक नई चीज़ होने लगी, यानी ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ आने लगी हैं। ये फिनोमेना हमने कराची में तो ज़रूर सुना था, लेकिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। तो काफ़ी तनकीद की है कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं कंट्रोल की जा रही। इसी हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें मौजूद गेस्ट ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और जाहिर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही कुछ हमें वहाँ से आती है खबर कि क्या उनका रिएक्शन है इस हवाले से, इस पर बात करेंगे। लेकिन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है बशीर जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हम मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन आपसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी, खैबर पख्तूनख्वा पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी उनको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, उनको ज़रा गवर्नमेंट करने दें, बहुत सारी चीज़ें हैं संभालने दें। आप कह रहे हैं कि वहाँ तो दहशतगर्दी बढ़ गई, वहाँ तो भत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू गई, ये कैसे इल्ज़ामात हैं बशीर साहब? देखें सदब, पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों में अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी वो वाहिद पार्टी है कि हमने जिस तरह भी इंतखाबात हुए, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इसके नताइज को तस्लीम किया। वरना आमतौर रिवाज ये है कि जहाँ से कोई जीता है कहता है यहाँ इलेक्शन दुरुस्त हुआ है, जहाँ से हारा है कहता है वहाँ से धांधली हुई। ठीक है, तो हमने तो किसी पे तनकीद नहीं की और हमें अवाम ने रिजेक्ट किया या खवास ने रिजेक्ट किया। बहरहाल जो भी हुआ, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने नताइज तस्लीम किए और ये मुतालबा किया कि अवाम से जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाए, इसलिए कि इस वक्त हम हुक्मरान नहीं है, इस वक्त हम अवाम है। अच्छा, लिहाजा वहाँ पर अवाम से ये वादे किए गए थे कि हम ड्रोन हमले रुकवाएंगे, अवाम से ये वादे किए गए थे नेट सप्लाई रोकेंगे। तो ड्रोन तो जब रोकते ना, अगर मरकज में आते तो वो हम भी तो ऐसे ही थे। हमारे मरकज में क्या था, एक वजीर था या 12 मेंबर थे, 344 में 12 की क्या हैसियत है। अच्छा,
नेटो सप्लाई रोकने का, वो तो पिशावर शहर रिंग रोड से गुजरती है ना, उसमें तो मरकज का कुछ नहीं है। बोला हम रोकेंगे, और जब हमारी हुकूमत थी तो ये पिशावर में धरने देते थे, रोड में बैठ जाते थे कि नेटो सप्लाई रोके। एक और हम वादा किया था कि हम सिलेबस जो है तालीमी एजुकेशन का जो हमें वो बराबर करेंगे, हम बिकन स्कूल का और सरकारी स्कूल का यकसा तालीमी निजाम लाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम वजीर आला हाउस को वो बनाएंगे, लाइब्रेरी बना देंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो ड्रामा रचाया गया, 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन कल वजीरा साहब परसों शिफ्ट हो गए वजीर आला साहब। नहीं तो वो तो सिक्योरिटी बुनियाद पे शिफ्ट हुए ना। तो क्या ये सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं थी? अच्छा। हमारे वजीर आला का घर मर्दान में है और इस वजीर आला का घर पिशावर में है, तो अगर पिशावर में इसको सिक्योरिटी खदशात है तो क्या हमारे वाले को नहीं थे? तो हमारे कहने का मकसद ये है कि जो आवाम से वादे किए वो पूरे किए जाए, वरना दुनिया जानती है कि मुजम्मती सियासत जो है वो हमसे लोग सीखते हैं। वो जो धरने दिए जा रहे थे वो बातों का, और हम टाइम देते हैं, हमने कराची में भी देखो वहां पे हम टाइम दे रहे हैं, हम कहते हैं कि 1 दिन में, लेकिन जो लेवल है वो डाउन तो नहीं होना। देखिए हमारे दौर में महीने में 1 धमाके पर बात पहुंच गई थी। अच्छा ठीक, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पर 2-2 धमाके हो रहे हैं। हर वीकेंड पे तो हो ही जाता है 1 धमाका। नहीं, रोजाना। अब पुलिस फोर्स हमारी जो है वो शहीद की जा रही है रोजाना। काफिलों पुलिस यानी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के जो काफिले जाते हैं उन पर जो है ना वो हो रहे, राकेट बरस रहे हैं। तो इतने सारे आ गए हैं कि इस वक्त पिशावर सूरत हाल जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। लिहाजा आज वहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट क्या किसी को है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बैठी है, परवेज खट्टर साहब कहते हैं कि मॉडल सूबा बना के दिखाऊंगा। वो तो बनाएंगे जब देखा जाएगा। मैं कल वहां से आया हूँ, बीवी ऐसे वाकयात होते हैं। एक गाँव से PMT जो है वो उड़ गई थी, जो टासमान वो कोई ले गया। दूसरे जब गाँव वालों ने उनसे पूछा, वो कहते हैं जी हम वापडा वाले कहते हैं हम तो नहीं लाए। यानी इस वक्त ऐसा वहां पर एक सिस्टम है कि कोई पूछने वाला, कोई सुनने वाला। और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जिन्होंने इस बात पे वोट लिया है कि हम जाकर रोकेंगे, वो असेंबली में कहते हैं धमाका हुआ तो कौन सी क़यामत आ गई। अच्छा, आपने ऑन द फ्लोर ये बात हुई कि धमाका हुआ तो कौन सी। लिहाजा ये हमारी आवाम है, हमारे घर है, हमारी सरजमीन है, हम इसे क़यामत समझते हैं। और अगर हम देख रहे हैं थोड़ा सा वक्त इनको और नहीं होगा तो हम भी रोडों पर आएंगे और फिर पता चलेगा कि मुज़म्मती सियासत क्या होती है। बहुत सारी बातें की हैं बशीर जान साहब ने। इमरान इस्माइल साहब बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। इमरान इस्माइल साहब, अभी ज़ाहिर है तनकीद करना कितनी वजह है, कितना गलत है, ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पर बशीर जान साहब कह रहे हैं, मैं खुद होकर आया हूँ, वहाँ पर तो हालात ये हैं कि PMT गायब हो रहे हैं। और अफरा साहब फटक कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। पहले ही कहते हैं हम लोग जब थे महीने में 1 होती थी, अब तो रोजाना हो रही है। तो हुकूमत नाम की चीज है कहाँ? यानी अगर हुकूमत है तो कुछ दिखना तो चाहिए, कुछ तब्दीली दिखनी तो चाहिए। क्या कहिएगा इमरान इस्माइल साहब? शुक्रिया सदफ। मैं बशीर साहब ने जिस तरफ इशारे किए हैं चीज़ों के और जो बता रहे हैं बातें, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ठीक तरफ निशानदेही कर रहे हैं। वहाँ हो रहे हैं, टेररिज्म भी है वहाँ पर। ये PMT चोरी का तो खैर एक बड़ा मामूली सा वाकया है, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको करेक्शन भी की जा सकती है, चोर को भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो टेररिज्म के वाकयात हैं और चीज़ें हैं सदफ, इसमें बशीर साहब को भी ये पता है कि जब ये हुकूमत कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती। इस वक्त हमें सिर्फ 22-23 दिन 25 दिन हार्डली हुए हैं वहाँ पर आए हुए अंदर। थोड़ा सा हमें सोचने का वक्त दें। हमारे आते ही हमारे 2 MPAs को शहीद कर दिया गया, हम उनकी लाशें उठा रहे हैं और उसके बाद हमारे ऊपर धमाके पे धमाके हो रहे हैं। हमारी समझ ये नहीं आ रही कि अब तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसके ऊपर खामोश है। फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बात हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी जो खान साहब ने तजवीज़ पेश की थी असेंबली के अंदर कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए। वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने में उनको क्या कबाहत पेश आ रही है। हमारी एजेंसीज कंफ्यूज हैं, इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हैं। समझ नहीं आ रहा कि पॉलिसी क्या होगी, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, कहाँ लेकिन अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी नौयत के वाकयात है ना। इन्होंने कुछ छोटी-छोटी बातें भी पॉइंट आउट की हैं, जैसे भत्ते की पर्चियों की बात कर रहे हैं। PMT आप कह रहे हैं छोटा वाकया है। ये भत्ते की पर्चियां कोई नहीं आ रही, भत्ते की कोई पर्चियां नहीं आ रही। ये तो ऐसे कोई देखे ना, ये बड़े शहरों के अंदर छोटी मोटी चीजें, ये भत्ते की पर्ची कोई दे गया होगा किसी को, कोई ऐसी मुनज़्ज़म तरीके की चीज कोई नहीं हो रही वहाँ पे कि भत्ते की पर्चियां आ रही है और बड़ा वो कोई टेरर फैला हुआ है उसकी वजह से। ये तो बताएंगे कि वो फलाने के घर में चोरी हो गई तो उसका क्या। देखिए सारी चीज जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है और हम हुकूमत में और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इसकी एक एक चीज की वहाँ जो होती है, अगर वहाँ कुत्ता भी मरता है तो हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस इज नॉट इनफ।
बात यह है कि हमने जो वादे किए थे, जो चीजें की थी, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट के तहत की थी। अब फेडरल गवर्नमेंट है PMLN की, अगर PMLN ड्रोन अटैक्स नहीं रोकेगी, अमेरिका को फोरवार्न नहीं करेगी इसके लिए, और वो अपने अलाइज को साथ नहीं लेगी, अपने कॉम जो हमने सारा मामला है ड्रोन अटैक, वो ड्रोन अटैक रुक जाए, ये कहते हैं दहशतगर्दी की बहुत रुक जाएगी, मतलब ये एक्शन रिएक्शन वाला मामला बताते हैं। ड्रोन अटैक ये बातें हैं। जी एक मिनट, वो बात कंप्लीट करें। जी इमरान साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी यही बरकरार रखेगी कि वो ऊपर से अमेरिका को कहते हैं कि जी काबिल मजम्मत है ड्रोन अटैक्स, और अंदर से उनको इजाजत देते रहेंगे मारने की, तो फिर शायद हम अमन की कोई भी जमात हो, वो जो अमन की बात कर रहे हैं कि वो टेबल टॉक करेंगे, वो टेबल टॉक नहीं हो सकती। वो किसी न किसी तरह वो फ्लॉप होगी, वो फेल होगी, और फिर उसके बाद जो है वो मुल्क में मजीद खाना जंगी और खराबी की तरफ बढ़ेगा मामला। अच्छा, आप इस पे कोई कमेंट देना चाहें? मैं ये कहता हूँ कि ड्रोन अटैक कैसे रुकेगा? बहुत खतरनाक बात कौन सी? सीएम KPK ने कहा था अगर हमें दे दी जाए तो PF, तो हम जरा इस पे नजरसानी करके कुछ वो देखिए ये नामुमकिनात है और ख्वाहिशात है, इन बातों को छोड़िए, बच्चों वाली बातें हैं। पाकिस्तान में कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जो कि ड्रोन के ऊपर तरफ देखे भी, मारना तो बड़ी बात है ये। लेकिन सदर मैं आपको बताऊं, इमरान इस्माइल साहब ये समझदार आदमी है, और हमें जो खदशात हो रहे हैं, हमने इस पाकिस्तान के बनते ही 60 साल 64 साल 62 साल तकरीबन मुसलसल जदोजहद, और हमने अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हमारी पार्टी के लोगों ने जो जेलें काटी है, अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो लाखों सालों बनती है। हमने खोड़े खाए, हमने एक दिन में 650 लाशें उठाई, हमने ये तमाम तर जदोजहद विफाकी हुकूमत से छोटे सूबों को दिलाई। नहीं हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों की तरह नहीं है, हम इनको भी टाइम देते हैं, विफाक को भी देते हैं, वक्त लगेगा। लेकिन ये खुद कह रहे थे 90 दिन 60 दिन, हम नहीं समझते। लेकिन इस वक्त विफाक से जो हमने इख्तियार सूबों के लिए हैं, ये हमने कुर्बानी दी है। और लाइन ये जो सूरत हाल है अमन अमान का, ये सूबे का इख्तियार है, इसमें मरकज को दोबारा इमाम करना, हमें 18वीं तरमीम की तरफ जो है ना वो ज़हन हमारा चला जाता है। इमरान इस्माइल साहब खुदा के लिए कहीं ऐसा ना हो वो रिवर्स हो जाए और हमारे सूबाई इख्तियारात अब वापस मरकज को ना दे दे, ऐसा ना हो जाए ये। अच्छा इमरान साहब जी, आप फिक्र ना करें, अभी इतने कमजोर नहीं है इदारे दूसरे, और हमारी सियासी जमातें और कौम की पूरी हिमायत हासिल है हमें। यहाँ पर इस वक्त आपको इंटरप्ट मैं अभी कर रही हूँ जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, वो हमने इस वक्त दिखाना है अपने नाज़रीन को। बल्दियाती निज़ाम जो इस वक्त लेकर आई 1989 का पीपल्स पार्टी, उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर आते हैं और फिर बात भी इसी पर करेंगे। जो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनके गांव में रहने वाले, उनके देहातों में रहने वाले, उनके शहरों में रहने वाले आम लोग इन बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होकर आए और अपने गरीब लोगों की नुमाइंदगी करें और उनके मसाइल हल करें। उनकी ख्वाहिश यही है कि ये मुंतखब होने वाले, ये अवामी नुमाइंदे, ये बल्दियाती नुमाइंदे उनके हारियों की तरह और उनके किसानों की तरह उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहें और उनकी खुशनुदी का इंतजार करें कि ये जागीरदाराना मेंटेलिटी रखने वाले, ये वडेराना मेंटेलिटी रखने वाले ये लोग हमसे खुश होंगे तो हमारे इलाके में थोड़ा बहुत काम करा देंगे हम पर एहसान जताने के लिए। तो इस निजाम के अंदर कैसे पाकिस्तान का कोई शहर, कोई कस्बा या कोई देहात तरक्की कर सकता है, कैसे इस निजाम में किसी गरीब शख्स को, देहात में रहने वाले किसी गरीब शख्स को साफ पानी मिल सकता है। यह भी हमारी बदकिस्मती है कि आज तक जितने भी बल्दियाती निजाम आए जिसमें अय्यूब खान का बीडी सिस्टम हो या
जियाउल हक साहब का 1979 वाला बल्दियाती निजाम हो या परवेज मुशर्रफ साहब का 2001 का कानून है, ये तमाम कवानीन हमेशा डिक्टेटर्स ने बनाई। ये इक़दाम कभी किसी असेंबली ने और किसी सियासतदान ने नहीं किया। ये मौजज़ा था कि पिछली हुकूमत में, पिछले रिजीम में जब MQM गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उसने हुकूमत सिंध पर जोर देकर और पाकिस्तान का पहला बल्दियाती निजाम किसी असेंबली से पास करवाया, गो के वो MQM के विजन के मुताबिक अवाम की जरूरियात पूरी नहीं करता था। जी, MQM की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, मौक़िफ़ उनका बशीर जान साहब आ गया है, थोड़ा बहुत अभी मजीद भी आ जाएगा, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा इसको कंक्लूड कर दें। खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है, इमरान इस्माइल साहब से हम सवाल पूछ रहे थे। सर, मैं अगर ये पूछूं, 2-3 सवाल आपने तालीमी निज़ाम के हवाले से उठाए, क्या इसमें पेशरफ्त है? दूसरे वज़ीर आला हाउस लाइब्रेरी बनने जा रही थी, अब वज़ीर आला साहब खुद उसमें मुंतकिल हो गए। यहाँ पे बशीर जान साहब कह रहे हैं हमें भी यही सिक्योरिटी खदशात थे जिसकी वजह पे हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था। आज वही सारे मामलात हैं, वही तमाम सिचुएशन है। आप सारी तरफ जिम्मेदारी देख रहे हैं मरकज की है, लेकिन सूबे क्या करेंगे? 18वीं तरमीम के तहत अब सूबों की जिम्मेदारी क्या बनती है? सूबा क्या कर सकता है? सर, सूबों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम मरकज की तरफ ही देखते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैंने सिर्फ आपसे एक चीज तो मरकज का कहा था कि ड्रोन अटैक्स रोकना मरकज का काम है, आप सूबे नहीं रोक पाएंगे ड्रोन। अच्छा। बाकी जहाँ तक हर चीज की जिम्मेदारी मैंने आपसे कबूल की है कि वहाँ अगर KPK में कुत्ता भी मरता है तो PTI उसकी जिम्मेदार है उसकी मौत की। लेकिन एक चीज सदफ देखें कि अभी हमें 25 दिन हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा सब्र करें। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आ चुकी है, उस पॉलिसी के ऊपर सिलेबस तैयार हो रहे हैं। सिलेबस को हम तमाम से उलमा से और तमाम ऑल वॉक ऑफ लाइफ से हम अप्रूव कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ANP भी उसमें शामिल हो, हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, जमात इस्लामी भी उसमें मुत्तफिक हो, और फिर हम सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि बगैर किसी हिच के, बगैर किसी जरा के वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर किसी को उसके अंदर इतराज है तो आज हम बात कर ले, आज हमारी पॉलिसी को देख ले, हमारे जो सिलेबस। देखिए इमरान इस्माइल साहब, आप लोगों को उनका सामना भी करना पड़ सकता है जो स्कूलों को बमों से उड़ा देते हैं, जो इस निजाम तालीम को नहीं मानते, जो इस मुल्क में जो आइन है उसको नहीं मानते, जो जमहूरी सिस्टम को नहीं मानते। क्या आप उनको भी साथ लेकर चलेंगे इन तमाम तर मामलात में, गवर्नेंस के मामलात में? किसी टेररिस्ट फोर्स को से हम कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है अनटिल एंड अनलेस के अगर कोई जो हमने पॉलिसी वाज़े की थी कि जी इनसे तालिबान से बात की जाए। अगर तालिबान से बात करने के लिए कोई पॉलिसी तैयार होती है और तालिबान उस पर तैयार है बात करने के लिए, हथियार रखवाने पहले शर्त हो या ड्रोन रोकना पहली शर्त हो, दोनों सूत्रों में उनको करना पड़ेगा। देखें, अगर अमेरिका खुद तालिबान से एंगेज होता है बातचीत करने में और हमने रोका है तो कोई तरीका कार ना हुआ कि वो यहाँ तो 2014 में छोड़ के अब तो किसी ने नहीं रोका ना, बाद हम निमट रहेंगे इनसे। अब तो किसी ने नहीं रोका, अब तो गुफ्तगू हो सकती है। बशीर साहब, ये मामला स्टार्ट भी हुए थे। इमरान साहब के लिए भी बता दूं कि अगर अमेरिका और तालिबान का जो कतर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो अवाम को एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उस मुज़ाकरात में न अफगानिस्तान फरीक है और न पाकिस्तान फरीक है। उसमें फरीकैन हैं, एक तालिबान और एक अमेरिका। यानी अमेरिका काबिज है और तालिबान से जाने के लिए वो अपनी बातचीत कर रहे हैं कि हम किस तरह निकलेंगे। उस मुज़ाकरात के उम्मीद पर रहना हमारे लिए, या अफगानिस्तान के सदर ने तो वाज़े कह दिया कि उनके लिए ये नहीं, वो हमारे लिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। फिर ये बात जरा लोगों को समझ लेनी चाहिए। ये नहीं बशीर जान, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो मुज़ाकरात हमारे लिए कर रहे हैं।
मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि अगर वो अपनी कर जान सकते बचा हैं, वो हम भी कर सकते हम क्यों नहीं कर हैं, सकते? लेकिन इमरान साहब एक बात है, बैठ सकते हैं उनके साथ, तो हम अपना नहीं, बात आपकी मसला सही हल होना चाहिए, मैं- चाहे मुज़ाकरात से हो मैं एक बात रहा आपको है, बताऊं, चाहे किसी को एक पकड़ के सदफ दहशतगर्दी को आपको कंट्रोल और कर नाज़रीन दे। के लिए ये बात मैं बता दूं कि देखो, आप लोगों ने दहशतगर्दों के बारे में सुना, पढ़ा, लिखा, बोला, हमने तो भुगता है, वो भी भुगत रहे हैं। अभी नहीं भुगता उन्होंने सही उनके 2 तरीके MPs से। जब वो तो हुए 1 हैं। महीने में हुए, अभी तो 5 साल पूरे करने हैं। दहशतगर्दी ये बहुत खतरनाक चीज है। हम जैसे जब अफवाज हो जाए, और हम जैसे, मैंने दो खुदकश पेश किए हैं मेरे गाड़ी में। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, जिंदगी नहीं, हम ये हमारे भाई हैं, हम सियासी लोग हैं, और हमें खुशी है ये जिस तरह के हम कहते हैं कि संजीदा होना चाहिए। ये नहीं कि मरकज सूबे पे डाले, सूबे मरकज पे डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस इकदामात को करने के लिए वक्त भी नहीं देना चाहिए। मिसाल के तौर पर पिशावर जो है, पिशावर बॉर्डर लाइन पर है, इसके बाद विफाक ये कबायली इलाके आते हैं, ट्राइबल, जिसमें हमारी कोई बस नहीं चलता है। लिहाजा वहां से इतने लोग दाखिल हो रहे हैं कि मतलब कभी हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला बोलते हैं कि जी तमाम बैरियर हटा दिए जाए, कोई के तो ऐसी बातें नहीं है। हमें उनका मुकाबला करना होगा। अच्छा। मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनका दफ्तर मालूम हो, जिनका हेड मालूम हो, जिनकी पॉलिसी मालूम हो। अभी कहाँ है? तो हमने तो नहीं देखा, हमने मुज़ाकरात किए। अच्छा। हम जहां मुज़ाकरात करते थे सदर। एक छोटा सा सवाल है बस, फिर मुझे ब्रेक लेना है। इमरान इस्माइल साहब, कल भी मेरी आपके पार्टी के एक नुमाइंदे, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, ड्रोन अटैक रोके, नहीं तो नेटो सप्लाई फिर हम रोकने का कह देंगे। और इस हवाले से शायद कोई करारदाद भी जो है आप लोगों ने तैयार कर लिया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए, तो कितना टाइम? हमारी इसमें तैयारी हो रही है, और हमने जो बात की है वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। 5 तारीख को हमारी CC की मीटिंग है। अच्छा। उसमें हम अप्रूवल ले लेंगे इसकी, और हम गवर्नमेंट को एक डेडलाइन देंगे। कितना टाइम दे रहे हैं? डेडलाइन गुजरने के बाद, अगर मुझे नहीं पता, अभी 5 तारीख को फैसला हो जाएगा हमारी CC का, मैं जाऊंगा इस्लामाबाद, तो जब हमारी CC उसको अप्रूव कर देगी तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे, और हम नेटो सप्लाई रोक देंगे। डेडलाइन देना चाह रहे हैं ड्रोन अटैक्स रुकवाने की। अच्छा, इनके लिए भी मुश्किलात है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जाहिर है ये भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन इनके एक तरफ जमात इस्लामी बैठी हुई है जो दहशतगर्दों की सियासी विंग है, सियासी विंग है। ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन देखिए, एक तरफ अगर इनके शेरपाव हो और दूसरी तरफ जमात इस्लामी हो। जमात इस्लामी ने लोगों से किस लिए वोट लिए? इस्लाम के नाम पर। इमरान खान ने किस नाम पर वोट लिए हैं? तब्दीली के नाम पर, जाहिर एक मॉडर्न माशरा बनाने के नाम। तो ये दोनों कैसे फैसला करेंगे? इनके लिए भी काफी मुश्किलात है, इसको इजी ना समझे। बहरहाल अमन और अमान के हवाले से संजीदगी की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। और आप कह रहे हैं कि हमारा इजलास होना है, उसमें फैसला होगा कि ड्रोन अटैक रोकते हैं तो फिर हमारी क्या पॉलिसी होगी, नहीं रोकते हैं तो क्या पॉलिसी होगी। बहरहाल एक करारदाद तैयार है जिसमें कहते हैं हम नेटो सप्लाई रोकने का तैयार कर चुके हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही जो सिंध में इस वक्त निजाम के हवाले से बहस चल रही है, इस पर बात करेंगे। बशीर जान भी हमारे साथ मौजूद हैं और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। और जैसे कि आगाज में हमने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज अपना मौक़िफ़ देने जा रही है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, मौक़िफ़ बहरहाल आ गया है। और वो जो 1989 का निज़ाम नाफिज किया है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में, उसको मुस्तरद करते हैं और बहुत सारी उसकी तौजीहात बता रहे हैं कि इसकी वजह से आवाम को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इवन के पानी का पीने का साफ पानी भी उनको मैसर नहीं आ सकता, न रोडें बन सकेंगी। यही निज़ाम पिछले 5 साल हम देखते रहे, आँख मिचोली होती रही, कभी 2001, कभी 1989 और फिर 2012 के तहत, लेकिन किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके। उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा थी। आगाज करना चाहूंगी ख्वाजा ज़ाहिरुल हसन साहब आपसे, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा, सर क्या कहिएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या समझती है जो पीपल्स पार्टी ने इकदाम उठाया है? क्या हम ये समझें कि अब आपके लिए हुकूमत में शामिल होने के जो ऑफर, जो पैगाम दिए जा रहे थे, वो तमाम रास्ते बंद हो गए? कैसा फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? ये देखिए जी, सबसे पहले तो ये हुकूमत में आना या ना जाना या ये रास्ते, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ही पूछें कि वो क्या उनका सिलसिला है। लेकिन हाँ, हम अपोजिशन में मौजूद हैं और हम जब हुकूमत में भी थे तो हमारा इसमें मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, और हमारा मौक़िफ़ था 3 बुनियादों पे। नंबर 1, हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बात कर रहे हैं। नंबर 2, हम लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक हम उस बात की डिमांड कर रहे हैं। और नंबर 3, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कहता है, हम वो भी आपको बता रहे हैं। यानी 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट में जो सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को है, मुंतखब नुमाइंदों को है। या इनकी जो है 140A कहती है,
और उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट, यानी उर्दू में अगर इसे कहें तो मकामी हुकूमतों का जिक्र है आइन में। और ये जो 1979 का ऑर्डिनेंस है, ये इदारे हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये मकामी इदारे हैं मकामी हुकूमतों के। और इदारे हमेशा मुलाजमीन पेशा ब्यूरोक्रेसी के तहत चलते हैं। तो हम ये समझते हैं कि लोगों की जो जरूरियत है वो है कि गरीब मुतवस्सित तबके को आम ग्रास रूट लेवल पर उसके मसाइल का हल होना, जो यूसी लेवल के ऊपर है, ये लोगों की डिमांड है। और खास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मंशूर डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखता है, यानी इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। तो हम ये समझते हैं पीपल्स पार्टी का ये इक़दाम बिल्कुल जो है ना अवाम के ख्वाहिशात के बरखिलाफ है। और हम आपके तवस्सुस से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि देखिए, कोई भी निज़ाम उसको गले से लगाने का मकसद ये नहीं होता कि सदियों तक अब कोई निज़ाम चले और उसमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप 1979 ज़िया-उल-हक के निज़ाम को भी छोड़ दें, 2001 के भी निज़ाम को भी छोड़ दें, क्यों ना हम 168 के ऐवान के अंदर एक नया निज़ाम वज़ा करें। NQM दिन रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 24 घंटे भी अगर इजलास चलाना पड़ता है तो हम नए निज़ाम के रिफॉर्म के लिए, नए निज़ाम के क़याम के लिए हम लॉ मेकिंग कर सकते हैं। मुझे ये बता दें, पिछले 5 सालों में तो हमने बहुत सारी मीटिंग्स देखी इसी मामले को लेकर, लेकिन जब इसी मामले पर आप पिछले साल इंतखाबात से पहले इनसे अलहदा हुए थे, उसके बाद से अब तक कोई पेशरफ्त हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको कॉन्फिडेंस में लेने की, इस निज़ाम में तरमीम अमेंडमेंट्स लाने के हवाले से कोई बातचीत की है आपसे? देखिए जनाब, माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस उसूल पर यकीन रखती है कि मेजॉरिटी रूल्स। अब वो मेजॉरिटी भले 60% की मेजॉरिटी हो, वो जो है फिर वो जो उनकी अपनी मनमानी या उनकी जो अपनी ख्वाहिश होती है वो उस पर अमल करते। उन्होंने कभी भी किसी भी कानून साजी के लिए हमें दावत नहीं दी। जो फ्लोर के ऊपर बिल आ जाता है हम कोशिश करते हैं कि उस पर भी डिस्कस करें, लेकिन ये जरूर है कि NQM की तरफ से हमेशा पीपल्स पार्टी को इस कानून के लिए हमेशा हमने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कहा है कि इसकी कानून साजी करें। और अब तो पीपल्स पार्टी को 2013 के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर सिंध से दोबारा अक्सरियत हासिल हुई है और सो कॉल्ड किसी नेशनलिस्ट की तरफ से जो जिनको पूरे सिंध ने मुस्तरद कर दिया, अब ना उनको ब्लैकमेलिंग में आना चाहिए और ये ऐवान के अंदर नया मुसव्वदा लेकर आए, इस पर डिबेट करें, भले महीना लगे 2 महीना लगे और ऐसा कानून लेकर आए जो सिंध की तमाम इकाइयों को मंजूर हो। हम इनकी दूसरी बड़ी जमात है। और हमारे पास सिंध के अंदर 50 से ज्यादा नशिस्तें हैं। इसी तरह हमारे साथ अपोजिशन में तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, वो भी इस निज़ाम की हामी है। तो हम ये समझते हैं कि अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातों को, खास तौर पर अपोजिशन की बड़ी जमात को आप एतमाद में लेकर कानून साजी का अमल करें। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सिंध असेंबली की मेंबर हैं और हुकूमत को ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शर्मिला साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की MQM ने अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। सीधी सीधी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइन की ये ज़रूरत है, आर्टिकल 140A के तहत होने चाहिए, ये वाले इलेक्शन होने चाहिए। और आपके मंशूर में भी ये बात कही गई तमाम बशमूल MQM के भी कि जब हम आएंगे तो हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। फिर दूसरा ये कहते हैं कि आप लोग अपनी मनमानी करते हैं, आप जो निज़ाम लेकर आए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की उससे एग्री नहीं करती है बहुत सारी चीज़ों से, तो क्यों नहीं तमाम जमातें मिलकर बैठ के कोई ऐसा सिस्टम ले आती हैं? इसी तरीके की हम आंख में चोली होते देखते रहेंगे जो पिछले 5 सालों में होती रही, आवाम को फिर डिलीवर नहीं होगा, ये सिस्टम किसी भी तरीके से चल नहीं पाएगा, फिर वही ताने होंगे कि भाई आवाम के लिए क्या किया। क्या कहिएगा शर्मिला साहबा? देखिए सदफ, बात ये है और बड़ी सीधी सीधी अगर बात की जाए तो जब भी पीपल्स पार्टी को मौका मिला है, जब सिंगल हैंडेडली उन्होंने डिसीजन लिया है, तो उन्होंने हमेशा 79 के सिस्टम को तरजीह दी है। और माजी में भी यही हुआ था और साजिद साहब को याद होगा कि जब पहले भी वो ऑपोजिशन में जा बैठे थे और जब पीपल्स पार्टी ने सिंगल हैंडेडली डिसीजन लिया था तो उन्होंने प्रेफरेंस दी थी 79 के सिस्टम को। हाँ, हमने इनके साथ बैठ के बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, बड़ी मेहनत करी और बड़ी तवील घंटे और बड़ी इज्जत के बाद एक ऑर्डिनेंस आया जिसका नाम था सिंध पीपल्स गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012। जी हाँ। लेकिन हुआ ये कि उस सिस्टम से या तो मुत्तहिदा खुश थी
या हम खुश थे, लेकिन उसके अलावा ना ANP खुश थी, ना फंक्शनल खुश थी, ना काफ लीग खुश थी, ना कोई और खुश था, बल्कि सिंध की अवाम ने तो बाकायदा उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। अब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा सिस्टम ले आना, जबकि एक बार फिर भरपूर तरीके से सिंध की अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, ऐसा सिस्टम हम ले आए जिससे सिंध के लोग ही खुश नहीं है, तो क्या ये आप समझती हैं कि एक जायज बात है? अब एक और इशू इसके अंदर इलेक्शन से कुछ दिन कि पहले ख्वाजा लेकर साहब आए की ना बात शर्मिला बिल्कुल साहिबा, सही है कि हम बैठे साथ, पिछले 4 साल तो कोशिश ये यही करें। सिस्टम रहा ना 2012 वाला जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, फिर आप कह रही हैं उससे लोग खुश नहीं थे, फिर आप लोगों ने इसे रिपील किया, फिर 1979 का देखिए ना, सुनिए बात सुने मेरी। देखिए पिछली आउटगोइंग सिंध असेंबली ने, आई थिंक मार्च का टाइम था, 15 मार्च पहले का कोई दिन था, जनवरी फरवरी, जी हाँ, जब सिंध असेंबली ने सिंध पीपल्स गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 को रिपील कर दिया और एक बार फिर 79 का सिस्टम ले आए, क्योंकि हमारा मौकफ ये था कि एक टाइम टेस्टेड सिस्टम है, इससे लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी होती है, इंसाफ की फराहमी होती है, लोगों के मसाइल बेहतर हल हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब इस सिस्टम के तहत आप कराची, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है सिंध का, उसमें आप मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, फिर हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना के अंदर आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बाकी सूबों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनके नीचे टाउन म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, उनके नीचे यूनियन काउंसिल्स हैं। अब देखिए ना, ये जो लोगों के काम होते हैं जिससे लोग बराह रास्त मुतासर होते हैं, ये यही इदारे करते हैं, यही लोग करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बल्दियाती इंतखाबात कराने, बल्कि ख्वाजा साहब को मालूम होगा, क्योंकि ये तो आप ऐलान करने जा रहे हैं, कितने दिन में कराने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात शर्मिला साहब? देखिए हमने तो बजट में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए पैसे भी रख दिए। अच्छा। हमने ये तो ख्वाजा साहब भी आपको इस बात से इत्तफाक करेंगे मेरी कि ये तो बाकायदा असेंबली में भी डिस्कस हुआ था खुसूसी तौर पे। मुझे ये बता दें विदिन 90 डेज और 60 डेज, और हमने कभी तो डिनाई नहीं किया। जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब वो कहती हैं टाइम टेस्टेड है, 1979 का जो निजाम है और उस आवाम को डिलीवर भी हुआ है। आप जरा मुझे बता दें ये जो तौजी दे रही हैं इस हवाले से, और वो कह रही हैं हम बड़े सिंसियर हैं, हमने तो बजट में एलोकेशन भी रखी है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, बजट में कोई बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एलोकेशन नहीं है, पूरे बजट में उसका कहीं जिक्र नहीं है, सीएम साहब की स्पीच में कोई जिक्र नहीं है। और फिर मैं गुजारिश करूंगा कि शर्मिला ने कहा कि ANP नाराज थी, फंक्शनल नाराज थी, यानी टोटल 14 सूबाई अरकान असेंबली नाराज थे, तो इन्होंने कहा कि सिंध के लोग नाराज थे। अब 50 इनके MPs नाराज हैं, तो मेरा ख्याल है वो सिंध का या तो हिस्सा नहीं है या सिंध की वो आवाज नहीं तस्लीम समझते आप उनको। ये पीपल्स पार्टी का एक मखसूस किस्म का जो है ना इसमें रिजर्वेशन रहा है कि वो मेजॉरिटी रूल पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की राय को जो है ना वो अहमियत देना नहीं चाहते। और जहां तक बात की है जनाब कि आपने पीपल्स गवर्नमेंट, जो लोकल पीपल्स गवर्नमेंट एक्ट था शर्मिला साहिबा, उसमें तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर लफ्ज पीपल्स लगाया गया था। अच्छा। और आपने वो क्रेडिट लिया था कि हमने ये आइन बनाया है तो सिंध को सिंध लोकल गवर्नमेंट नहीं बल्कि सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट होगा, और उसकी तारीफें भी की गई। लेकिन ऐसी क्या वजूहत थी कि आप अपने वोटर को या तो मुतमईन नहीं कर सके, या आपके अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो शायद ब्यूरोक्रेसी के हाथों वसाइल पर और सिंध के इंतजामी मामलात पे कब्जा करना चाहते हैं। जी शर्मिला साहिबा, जवाब अगर आप दें। सदा पहली बात तो ये है कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये बात कही है कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए हमने पैसे मुख्तसर किए हैं। अच्छा। एक बार फिर बजट को अगर डिटेल में पढ़ लें तो ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल हमने सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के ना पीपल्स का अल्फाज जरूर डाला, छोटी मोटी ख्वाहिशें हमारी भी उस सिस्टम में पूरी हुई। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि अगर उस सिस्टम से कोई खुश था तो या तो मुझे बता दें अवाम खुश थे, 5 साल तो अवाम खुश नहीं थे शर्मिला साहिबा, कोई भी सिस्टम तो लेना सदा बीच में बोलेंगी तो मेरे चेन ऑफ थॉट खराब हो जाता। अच्छा, तो मुझे ये भी या तो हम खुश थे या तो ख्वाजा साहब खुश थे। अब आपके पास बशीर जान साहब यहाँ बैठे, इनसे पूछें क्या ये खुश थे? देखिए मैंडेट चाहे एक हो, एक सीट पे हो, चाहे 50 पे हो, चाहे 90 पे हो, हर किसी को आपने लेके चलना है। बल्कि हम पे तो ये इल्जाम लगाया गया कि हमने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुदारा
ये पीपल्स पार्टी कैसे गवारा कर ले कि हम पे ये इल्जाम लगे, जबकि सिंध के लोगों के लिए हमने खुसूसी तौर पे बहुत जद्दोजहद की है उनके हुकूक के लिए। आज अगर आप देखें तो बाकायदा जो आपकी सिंध तरक्की पसंद पार्टी है STPP, उसकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो पीपल्स पार्टी में जम हो गई है, क्योंकि वो कहते हैं सिंध के लिए अगर किसी ने काम किया है तो पीपल्स पार्टी ने किया है। ये नेशनलिस्ट कह रहे हैं, आप भी कौम परस्त कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक बेहतर सिस्टम भी इवॉल्व हो सकता है और होना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ कि देखिए आए बैठे, मैं तो चाहूंगी ख्वाजा साहब की जमात की तरफ से, क्योंकि वो इसमें बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, कि आप भी अपना एक नया सिस्टम दीजिए। हम और भी जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, बशीर जान साहब का भी मौक़िफ़ है, PMLN भी है, बल्कि मैं ANP से भी दरख्वास्त करूंगी कि वो भी दें, वो भी हमारे भाई हैं। बशीर साहब मुझे बताएं, 1970 में आसान अल्फाज में की आवाम को कबूल हो ना, आवाम को क्या कबूल है वो तो इलेक्शन में पता चलेगा ना। मुझे बताएं 1979 टाइम टेस्टेड है, बहुत अच्छा है, यही आना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं, हमारी पॉलिसी ये थी और हम ये समझते हैं कि 2001 के सिस्टम को SLGO हम उस दौरान कहते थे, फिर इसमें पीपल भी लगा दिया। उसको अच्छे कहने की जो मिसाल दी जाती है वो ये कि इसमें इख्तियारात की ड्यूरेशन हुई है, नीचे सतह तक गई। लेकिन हम ये समझते हैं कि कराची में उसका उलट हो गया था। कराची में इसमें सेंट्रलाइजेशन हो गई थी, मतलब पूरी कराची में एक मेयर के नीचे इख्तियारात आ गए थे। बहरहाल आपने गलत इंट्रो में आपने जो बताया ऐसा नहीं है। पिछले 2.5 साल में कई मरतबा ये निजाम चेंज हुआ। यही पीपल पार्टी के हमारे साथी 5 महीने अपने नहीं 2.5 साल से। अब भी अगर पीपल पार्टी ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन हम इनके लिए दुआ करते हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहे। वरना अगर इजहार भाई वालों ने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया तो इनका क्या है, ये तो यही नुमाइंदे 10 दिन बाद 15 दिन बाद असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके और दूसरे निजाम की तारीफें शुरू कर देंगे। इनका क्या भरोसा है? कौन से नुमाइंदे? पीपल्स पार्टी वाले। ये तो अभी शुरू है, इन्होंने अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो ये फिर पीछे हट जाएंगे। ये तो सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए तैयार थी पीपल पार्टी वाले। जी, मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए अभी तो बशीर भाई हमारे बड़े भाई हैं और उनकी 2 नशिस्तें थी, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में हो सकता है कि MP फिर दोबारा से मुंतखब हो। अभी इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है उसमें मैं एक दावे से आपसे कहता हूं कि 1979 के हिमायत करने वाले तमाम लोग वो अपने जिलों में मुझे डिलीवरी दिखा दें जो 2001 के निजाम ने कराची हैदराबाद में डिलीवरी की है। अगर तो वो अपने निजाम की बुनियाद डिलीवरी की बुनियाद पर अगर 1979 की वकालत करें तो जी मैं बिल्कुल मानने तैयार हूं, लेकिन उनकी वकालत 1979 के निजाम की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उसके जरिए ब्यूरोक्रेसी के माली और इंतजामी मामलात पे कंट्रोल है, जिसको ये एक जुम्बिश कलम से जिस वक्त चाहे ट्रांसफर कर दें उस अफसर को और जब चाहे सस्पेंड कर दें, जब चाहे उसे रात में खड़ा रखें, जब चाहे वो सुबह घर का सौदा सल्क लेकर आए। और तीसरी अहम बात आखिरी में ये करूंगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं कि सिंध के वो जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट थे जो आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, तव्वे लटका रहे थे, अब आप उनकी ब्लैकमेलिंग में ना आए और हमारे साथ बैठकर कोई नया कानून वजा करें, इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने दें और 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में बहाल करें। चलिए शर्मिला साहब, आपने ऑफर भी सुन लिया, कह रहे हैं हमारे साथ बात करें, आप भी कह रही हैं हमारे साथ बात करें। आप हमने तो कभी मना नहीं किया कि बैठ के बात करें। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे भाई हैं, डेफिनेटली इनका मैंडेट है और इनकी राय जरूर शामिल होनी चाहिए। मैं तो इस बात को कभी डिनाई नहीं करूंगी, बल्कि ये बड़ी खुश आइन बात है कि जो मामला बैठ के डायलॉग के जरिए हल हो सकते हैं वो होने चाहिए। आपके कुछ वज़रा हैं जो बयान ये देते हैं कि भाई 1979 का ही जो सिस्टम है उसी के तहत होंगे बल्दियाती इंतखाबात। तो एक तरफ तो आप लोग ये वाली बात करते हैं, दूसरी तरफ आप भी कहते हैं आए मिल बैठे बात करेंगे। तो ये जो इधर उधर की सियासत है ये भी तो बड़ा कंफ्यूज करती है ना शर्मिला साहिबा? नहीं, कौन सी इधर उधर की सियासत? कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं मिल बैठे बात करते हैं, जो 2012 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसमें कुछ तरमीम करते हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं, फिर दूसरी जानिब कहते हैं नहीं जी इलेक्शन अगर होंगे बल्दियाती इलेक्शन सिंध में तो 1979 के ही। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने 30 जून डेडलाइन रखी थी फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू द सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979। ये ऑलरेडी ये तारीख तय थी
अच्छा। इस 30 जून को ट्रांजिशन होनी थी, वो हो गई। हाँ। देखिए ये तो पिछली आउटगोइंग असेंबली ने इसको रिवोक किया ना, इसको अच्छा, SPLGO एक बात मैं करूंगा, अब इलेक्शन की डेट आप लोगों ने कब देनी है? जनवरी दे दी है, आपने नहीं पढ़ा? वज़ीर आला साहब ने जनवरी की दे दी। वो कह देना, आप बताएं, आप पीपल्स पार्टी को वो रिप्रेजेंट नहीं, अखबार में है। अच्छा, जनवरी में हो रहे शर्मिला साहबा? देखिए मैं ना ही वजीर तलात हूँ, अच्छा। और ना ही मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सिंध की। मैं आपको एक तो बात बेहतर ये होगा कि या तो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ये बात बताएं कि कब हो रहा है। अच्छा। या फिर मैं तो समझती हूँ कि सबसे अहम चीज ये है कि वजीर आला साहब खुद इस बात का बहरहाल मैं जो बात कर रहा हूँ सदन, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अखबार की बुनियाद पे कर रहा हूँ कि पीपल पार्टी के वज़ीर आला की तरफ से आज अखबार में आया। अच्छा, एक बात मेरी सुन ले, इजहार भाई के लिए मैं एक बात करूँ कि अगर असेंबली के मेंबरान के हवाले से बात हो तो फिर तो मेरे ख्याल में अक्सरियत जो है वो पीपल पार्टी की है। हाँ। और फिर उन्हीं को हक पहुंचता है कि वो जैसे निजाम बनाए आप और हम कबूल करें। अच्छा। और अगर आबादी की बुनियाद पर हो, अगर इंसानी माशरे की बुनियाद पर हो, देखो इंसानी और हैवानी माशरे में ये फर्क होता है कि हैवानी माशरे में जिसका जोर होता है, जिसकी ताकत होती है, वो कमजोरों को कुचलती है। अच्छा। जबकि इंसानी माशरे में तमाम लोगों के राय को देखा जाता है। अगर असेंबली की मेंबर मुझे बता दें, आखिरी सवाल बशीर जान साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या आप इंसानी मुआशरे से मुंतखब होकर नहीं आए? क्या मुंतखब नुमाइंदे? ये कह रहा हूँ कि पीपल पार्टी का हक बनता है, उनकी असेंबली की तादाद अगर आप असेंबली पे किसी की नुमाइंदगी देते हो तो असेंबली में तो पीपल पार्टी की तादाद ज्यादा है, मेजॉरिटी पीपल पार्टी की है, फिर उनकी जो मर्जी है वो कानून बनाए और आप और मैं कबूल करेंगे। खालिद साहब, तादाद नहीं है, आपकी भी तो पीपल पार्टी से बशीर साहब टाइम खत्म। खालिद साहब बस एक सवाल का जवाब दे दें, रेफरेंडम का क्या नतीजा निकला था? पीपल्स पार्टी में शामिल होना था या नहीं होना था? उसका रिजल्ट आ गया था आपके पास, ये बता दें बस, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे। रेफरेंडम के दिन जनाब सादिक कुरैशी भाई MP है, उनको शहीद कर दिया गया और वो तमाम का तमाम सिलसिला इल्तवा में पड़ गया। अच्छा। और उसके बाद मुतादिद बार सूरत हाल शहर की आपके सामने है। हाँ। तो ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काबू में है। जी हाँ, वोटिंग का अमल हो गया था, लेकिन वो रिजल्ट हमारी क़यादत के पास इस वक्त हेल्ड है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब, शर्मिला फारूकी साहब आपका और बशीर जान साहब आपका। बशीर जान साहब का मौक़िफ़ है इस वक्त मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की है और आवाज़ आवाम की है, ज़ाहिर इलेक्ट होकर आए तो उन्हीं की बात मानी चाहिए। आम जमातों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है ताकि कुछ सिस्टम के तहत चलें, डिलीवर हो आवाम को, आवाम तक सहूलियात जो हैं वो पहुँचे, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।